वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले लेक्चर में आयोनिक सॉलिड एंड उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। आयोनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। कौन से थ्री फैक्टर्स देखे थे हमने? साइज ऑफ आयंस, चार्जेस ऑन आयन एंड लास्ट में देखा था पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायंस। तो ये सारे फैक्टर हमने देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है हमें, मेटेलिक सॉलिड के तरफ। बराबर है। तो मेटेलिक सॉलिड को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के बारे में जानकारी चाहिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी का कहना क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल में मेटल एटम्स होते ही नहीं है। क्यों, क्या होता है फिर वहां पे? तो मेटल के अंदर मेटल के एटम वेरी वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इतने कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि उनके वैलेंस शेल एक दूसरे को क्या होते हैं? टच होते हैं। अब यहाँ पे कहीं कहीं वैलेंस शेल एक दूसरे को टच नहीं दिखाई दे रहे, तो आप इमेजिन करो कि एक दूसरे के साथ क्या है, वो टच है। तो वैलेंस शेल्स ऑफ एटम इन मेटल जस्ट टचेस वन अनदर, और इसकी वजह से क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते इसके वैलेंस शेल में, इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते इसके वैलेंस शेल में। मतलब किसी के भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम के वैलेंस शेल में क्या हो सकते हैं? रिवॉल्व हो सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द बाउंड्री ऑफ मेटल। तो मेटल की जो बाउंड्री है उसके अंदर ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो घूम फिर सकते हैं, फ्रीली घूम फिर सकते हैं। इसलिए इस थ्योरी का कहना है कि मेटल के अंदर मेटल एटम एग्जिस्ट ही नहीं होते, उनके बदले में क्या होता है? एग्जिस्ट मेटल के कैटायंस, क्योंकि हर मेटल एटम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। और उसने लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन इस मेटल के बाउंड्री के अंदर इधर उधर घूमते रहे होंगे, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मेटल के अंदर प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ईच मेटल कंसिस्ट ऑफ मेटल कैटायंस एम्बेडेड इन अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसलिए हम मेटेलिक सॉलिड की डेफिनेशन कैसे करेंगे बच्चों? द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल कैटायंस हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज मेटेलिक सॉलिड्स और मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस तरह से हम मेटेलिक सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। तो समझ में है डेफिनेशन? So how can we define metallic solid? The crystalline solid in which constituent particles are metal cations held together by means of very very strong metallic bonds are called as metallic solids or metallic crystalline solids. तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। तो जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा इन मेटल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, तो कभी भी मेटल एटम ये ऑप्शन नहीं चूज करना। आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? मेटल कैटायंस। मेटल कैटायंस एक दूसरे को हेल्ड करते हैं बाय मींस ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। वो क्या होता है हम देख लेंगे। द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वो पूरे एंटायर क्रिस्टल में फ्रीली घूम फिर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम में। बराबर। द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द बाउंड्री ऑफ मेटल, ये भी हमने बताया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली घूम रहे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन की नेट रिजल्टेंट मोशन कितनी होंगी? 0। और इसलिए इनमें जब मेटल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर हमें करंट कितना दिखाई देगा? 0, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस है, वो मूव हो रहे हैं, लेकिन नेट रिजल्टेंट मोशन कितनी है? 0 है। इसलिए हमें मेटल के अंदर कोई करंट फ्लो होते हुआ नहीं दिखाई देगा। बराबर। बट व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ मेटेलिक सॉलिड, व्हाट हैपेंस? ऑल इलेक्ट्रॉन विल मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। तो जब हम मेटल के पीस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव होंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एंड। मतलब अब इलेक्ट्रॉन नेट रिजल्टेंट मोशन दिखा रहे हैं, अब इसमें करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन एट लो टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लो हो रहा है कब पता चलेगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वैसे भी मूव हो रहे हैं, रैंडमली मूव हो रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसलिए नेट रिजल्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? 0। इसलिए जब हम मेटल हमारे पास होगा तो उसमें करंट कितना दिखाई देगा? 0। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मूव होंगे। देयर इज अ नेट रिजल्टेंट मोशन ऑफ चार्जेस एंड देयरफॉर मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट पास होता हुआ दिखाई देगा। तो व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ these फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है।
तो मेटल के अंदर ऐसा समझा जाता है कि मेटल के अंदर मेटल कटायंस है एज अ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और वो एम्बेडेड है, डूबे हुए हैं, डीप हुए हैं किसमें, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इसलिए और इन मेटल कटायन को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। तो मेटल कटायंस फॉर्म कर्नल इन द delocalized electron C resulting in the formation of very very strong metallic bonds। अब what is mean by metallic bonds बच्चों, देखो अब आप कहेंगे कि मेटल में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मेटल कटायंस है, और मेटल कटायंस पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होता होगा, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से मेटल ने क्या होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड टू बी स्टेबल, क्वाइट स्टेबल। ऐसा क्यों है, तो मेटल में अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल कटायंस है और मेटल कटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, और इसकी वजह से मेटालिक सॉलिड ने क्या होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक सॉलिड्स आर क्वाइट स्टेबल। तो इनके स्टेबिलिटी के पीछे क्या कारण है, तो यहाँ पे मेटल कटायंस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेकिन उनके बीच में क्या है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इनके बीच में प्रेजेंट है, और ये सारे कटायन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपने अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे होगा। तो ये दो मेटल कटायन के बीच में रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, बल्कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो दोनों मेटल कटायन सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो दो मेटल कटायन के बीच में अब रिपल्सिव फोर्स नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है प्रेजेंट बिटवीन द कटायंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन बिटवीन देम, उसे क्या बोला जाता है, मेटालिक बॉन्डिंग। The forces of attraction present between the cations and electron density present in between them is called as metallic bonding। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये देखो, तो ये कटायंस है, एडजेसेंट कटायन, इनके बीच में ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सारे कटायन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेंगे अपने अपने तरफ, तो चारों कटायन एक दूसरे को स्टक हो जाएंगे, इस सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्टक हो गए, मतलब एक दूसरे को स्टक हो गए, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस नहीं रहेंगे, उनके बीच में क्या रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स बोलते हैं। समझ में आया मेटालिक बॉन्ड कैसे कहते हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द कटायंस ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन बिटवीन देम इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग। और इसी मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ये सारे कटायंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, मेटल के अंदर प्रेजेंट है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मेटल्स क्या क्वाइट स्टेबल भी है। समझ में। अब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, अभी अभी हमने बताया कि मेटालिक बॉन्डिंग जो है बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी की वजह से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कंपैरेटिवली वेरी हाई होगा। तो मेटल्स क्या हो, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ही हाई है, जाहिर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, हाई ही रहेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। They are good conductors of electricity and heat because of presence of free electrons. The metal is present in the form of several layers arranged over the one another. तो हम मेटल को कैसे इमेजिन करते हैं, तो मेटल को हम इमेजिन करते हैं कि भाई मेटल कटायन से ये बना है, मेटल कटायन की लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, एक के ऊपर एक हमने स्टैक किया है, इस तरह से हम इमेजिन करेंगे। तो होल मेटल इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ मेटल कटायंस एम्बेडेड इन अ फ्री इलेक्ट्रॉन सी। तो इस तरह से हम मेटल को इमेजिन कर सकते हैं, बराबर है। अब मेटालिक बॉन्डिंग हमें समझ में आई, मेटालिक बॉन्डिंग बहुत भयानक स्ट्रांग है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, और जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई ही रहता है, बराबर है। मेटल्स इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है एंड गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट भी है, बराबर है। अब मेटल्स की बाकी की भी प्रॉपर्टीज हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कलरफुल इन नेचर, जैसे कि गोल्ड येलोइश कलर का है, सिल्वर सिल्वरी व्हाइट कलर का है, कॉपर रेडिश कलर का है। तो हर एक मेटल को अपना अपना एक ओन कलर है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड टू बी कलरफुल इन नेचर। मेटल का टाइम्स तो कलरफुल है, और उसके लिए रीजन भी आपको मालूम है। तो मेटल्स कलरफुल होने के पीछे रीजन क्या है, तो देखो मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जब सनलाइट इंसिडेंट होता है मेटल के सरफेस पर, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होते हैं किसमें, हायर एनर्जी ऑर्बिट में। तो व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री इन नेचर absorb that sunlight light energy and get excited to higher energy level.
वो हायर एनर्जी लेवल में कुछ समय बिताएंगे और कुछ समय बिताने के बाद रेडिएशन की वजह से उनका एनर्जी कंटेंट कम हो चुका है, तो एनर्जी कंटेंट कम हो चुका है तो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए उनको कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज टू सनलाइट, free electrons present in the metal absorb that light energy and get promoted to higher energy level. They spend some time there, and during that period they lose energy due to radiation, and whenever their energy decreases they come back to their original energy level with the emission of light energy in visible region. तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में वापस आते हैं तो एक्स्ट्रा की एनर्जी वो लूज कर देते हैं विजिबल रीजन में, और जो लाइट ट्रांसमिट होकर हमारे आंखों तक आता है वो जो वेवलेंथ का होगा उस वेवलेंथ के अनुसार हमें वो कलर दिखाई देगा। तो व्हाई मेटल्स आर कलरफुल इन नेचर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी यही रीजन है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो वापस आते आते वो विजिबल रीजन में क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं, उसी की वजह से वो क्या होते हैं, कलरफुल इन नेचर होते हैं। बराबर है। मेटल्स मिलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। तो मेटल की खास प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर मिलेबल एंड डक्टाइल। तो व्हाई मेटल्स आर मिलेबल एंड डक्टाइल, ये भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। तो मेटल्स में मेटल कटायन होते हैं एम्बेडेड इन अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मेटल कटायन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बराबर है। मेटल कटायन के बीच में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो देखो हम डायग्राम निकालेंगे। अब मेटल कटायन के बीच में देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ई निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, मैं और ज़्यादा निकालता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये मेटल कटायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इनके बीच में प्रेजेंट रहेंगे एडजेसेंट मेटल कटायन के बीच में। बराबर है। तो ये मेटल कटायंस है और मेटल कटायंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। बराबर। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब मैं इस मेटल पर जो लेयर से बना हुआ है ऐसा हम समझते हैं, तो ये मेटल कटायन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक किए गए, इसलिए मेटल पजेस लेयर स्ट्रक्चर, ऐसा हम बोलते हैं। तो जब मैं इस ऊपर के लेयर को इधर ढक लूंगा और नीचे के लेयर को इधर शिफ्ट करूंगा, मतलब शेयरिंग फोर्स अप्लाई करूंगा। तो व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मेटेलिक क्रिस्टल व्हाट हैपेंस, तो ये मेटल कटायन इधर शिफ्ट होगा और ये मेटल कटायन इधर शिफ्ट होगा, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग वीक बनेगी। लेकिन जैसे ही ये मेटल कटायन इससे दूर जाएगा तो इसके नज़दीक जाएगा, इसके नज़दीक जाएगा तो इसके साथ वो क्या करेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग तैयार करेगा। मतलब एक मेटेलिक बॉन्डिंग ठीक तरह से ब्रेक होती नहीं कि दूसरी मेटेलिक बॉन्डिंग का फॉर्म होना शुरू भी होता है। वो एक से दूर जा रहा है तो दूसरे के नज़दीक जा रहा है, इसलिए एक से मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग तैयार हो जाएगी। और मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी है बच्चों, वेरी वेरी स्ट्रांग है। इसलिए ये जो कटायनिक्स की जो लेयर है वो शेयरिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, स्लाइड होती है, और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने की वजह से वो मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे देखो हमने स्पाइडरमैन देखा है, स्पाइडरमैन जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक चला जाता है और उसके लिए वो रस्सी का इस्तेमाल करता है, उसके हाथ से जो रस्सी निकलती है, तो एक रस्सी टूटने से पहले वो दूसरी रस्सी दूसरे बिल्डिंग के साथ बांध लेता है। बराबर है। वैसे ही ये मेटेलिक बॉन्डिंग ब्रेक होने से पहले ही ये मेटेलिक बॉन्डिंग तैयार भी हो जाती है, मतलब कटायन की मेटेलिक बॉन्डिंग टोटली कभी ब्रेक नहीं होती, और इसी की वजह से वो लेयर्स क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती है, और स्लाइड होने की वजह से वो मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दिखाते हैं। तो व्हेन वी अप्लाइड अ शेयरिंग फोर्स ऑन अ metallic solid, what happens, layers of metal cation slide over the one another, and due to this कौन सी प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक सॉलिड को, मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी आती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें बच्चों मालूम चाहिए। तो मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। अब मेटल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है ज्यादा एडवांस नहीं रहती है। हम मेटल की प्रॉपर्टी को और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं बाय मिक्सिंग देम टू फॉर्म अलॉयज। अलॉयज जो है वो ज्यादा यूजफुल पाई जाती है और उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा एनहांस होती है, किससे, मेटल से भी ज्यादा। तो व्हेन मेटल्स आर मिक्स इन देयर मोल्टन फॉर्म्स एंड देन दे आर कूल्ड, व्हाट इज द फॉर्म, अलॉय।
तैयार होगी। और अलॉय की जो प्रॉपर्टी है मेटल से भी क्या होती है, ज़्यादा एडवांस होती है, एनहांस होती है। टू एनहांस एंड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मेटल वी मिक्स देम टू फॉर्म अलॉय। तो अलॉय का फॉर्मेशन हम किस लिए करते हैं, मेटल की लाइफ बढ़ाने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए। उसके बाद देखो मेटल सरफेस एग्जिबिट लस्टर्स, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। तो जब मेटल के सरफेस पर सनलाइट इंसिडेंट होगा तो उस सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे और एक्साइट हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में। कुछ देर बाद वहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद रेडिएशन की वजह से उनका हीट एनर्जी कम हो जाएगा तो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, लेकिन आते आते वो एनर्जी रेडिएट करेंगे इनविजिबल रीजन, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और इसकी वजह से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, मतलब उनके पास क्या होता है, लस्टर होता है। तो मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, बराबर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी मेटालिक सॉलिड की। तो मेटालिक सॉलिड्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दे आर मेड अप ऑफ व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटल कटायंस। तो जब भी आपको मेटालिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूछा जाएगा तो गलती से भी मेटल एटम या ऑप्शन चूज नहीं करना है, क्या चूज करना है, मेटल कटायंस। तो इस तरह से हम मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेन करते वक्त हमने सिर्फ एक ही थ्योरी का इस्तेमाल किया है, कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी का। तो मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, दे आर मिलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर कलर्ड इन नेचर, तो व्हाई दे शो सच प्रॉपर्टीज। तो एक ही थ्योरी के आधार पर हमने ये दिखाया। उसके बाद हमने मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग रहती है वो भी बताया, मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद हमें जाना है कोवालेंट सॉलिड की तरफ। तो कोवालेंट सॉलिड्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। उन्हें नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है या फिर जायंट सॉलिड भी बोला जाता है। तो कोवालेंट सॉलिड्स किसे कहेंगे, जायंट सॉलिड किसे कहेंगे, नेटवर्क सॉलिड किसे कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कौन, नॉन मेटल के एटम्स। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, नॉन मेटल एटम्स, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको मालूम है नॉन मेटल के एटम जो हैं वो जनरली साइज में छोटे रहते हैं, इसलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। दे पॉसेस वेरी वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बराबर। तो उनके इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी है, उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उल्टा उनकी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या तैयार करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल के एटम्स होंगे जो एक दूसरे को हेल्ड करेंगे बाय मींस ऑफ व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। So how can we define covalent solid? The crystalline solid in which constituent particles are non-metal atoms held together by means of strong covalent bonds are called as covalent solids. They are also called as network solid. इसका कारण क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपको पता है कैसे तैयार होते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे, थ्री डायमेंशनल में प्रेजेंट रहेंगे। इसलिए जब कोवैलेंट सॉलिड बनेगा, जब कोवैलेंट सॉलिड बनेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर में है, तो ये क्या होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। तो आज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल नेचर, कोवैलेंट सॉलिड्स आर कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो तैयार करने की टेंडेंसी क्या है, तो नॉन मेटल के पास कैटेनेशन की एक टेंडेंसी होती है कम ज्यादा प्रमाण में। कुछ नॉन मेटल के पास इनॉर्मस टेंडेंसी है कैटेनेशन की, जैसे कि कार्बन, और कुछ नॉन मेटल के पास कैटेनेशन की टेंडेंसी बहुत कम होती है। व्हाट इज मीन बाय कैटेनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। और कैटेनेशन की वजह से वो एक ही तरह के एटम के साथ कंबाइन हो सकते हैं और लार्ज स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जायंट सॉलिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसे, जायंट सॉलिड बोल सकते हैं। अब देखिए crystalline solid in which the constituent particles are non-metal atoms linked to the adjacent atom by means of covalent bond throughout the crystal forming giant three-dimensional structure are called as covalent solid or network solid or giant solid. कोवैलेंट सॉलिड को जायंट सॉलिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके पास कैटेनेशन की टेंडेंसी है,
कैटेनेशन की टेंडेंसी यानी सेल्फ बॉन्डिंग की, मतलब ढेर सारे एटम एक ही एलिमेंट के एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और ह्यूज स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, जायंट स्ट्रक्चर बोला जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं और एटम्स आर हेल्ड स्ट्रांगली एट देयर लैटिस पोजीशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए जो एटम्स है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन पे बहुत ज़्यादा फर्मली हेल्ड होंगे एंड दे आर हार्ड और ब्रिटल डिपेंडिंग अपॉन इवेंट ऑफ बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट सॉलिड कैसे रहेंगे, तो कोवेलेंट सॉलिड हार्ड है कि ब्रिटल है, तो दोनों भी हो सकते हैं। वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, कुछ भी हो सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट ऑफ बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट सॉलिड दे मे बी हार्ड और दे मे बी ब्रिटल, they may be good conductor of electricity or they may be the bad conductor of electricity and that depends upon the event of packing। तो जैसे डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड हार्ड है, बराबर है, एंड ग्राफाइट क्या है, सॉफ्ट है। कुछ कोवेलेंट सॉलिड ब्रिटल भी है, बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड ऐसी फिक्स नहीं रहती, वो डिपेंड रहती है किस पर, इवेंट ऑफ पैकिंग पर डिपेंड रहती है। तो इस तरह से हम कोवेलेंट सॉलिड के बारे में देख सकते हैं। अब कोवेलेंट सॉलिड में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट सॉलिड possess वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। They acts as a good conductor of electricity or insulator and that also depends upon the event of packing, that also depends upon the availability of free electrons। तो कोवेलेंट सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं होंगे तो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्राफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लोरीन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी उनकी फिक्स नहीं है और वो प्रॉपर्टी के बारे में हम ऐसा कुछ फिक्स स्टेटमेंट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंडेंट है, इवेंट ऑफ पैकिंग पर डिपेंडेंट है, बराबर। अब उसके एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है हमें कोवेलेंट सॉलिड का डायमंड। सबको पता है डायमंड है ना हीरा, तो डायमंड को हमें यहाँ पर देखना है। आपको बोर्ड में एक सवाल आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायमंड, या फिर आपको नीट जेईई एग्जाम में इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन से आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डायमंड ये एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का, हम सबको पता है। कार्बन के अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, कौन से डायमंड है, फ्लोरीन है, ग्राफाइट है, ऑल दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और ये सारे के सारे कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल है। और यहाँ इस हेडिंग के नीचे हमें तीनों को भी स्टडी करना है, फ्लोरीन्स को भी, ग्राफाइट को भी और किसे, डायमंड को भी। तो इसके अलावा कार्बोरंडम है, बोरॉन नाइट्राइड, ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे डायमंड को। तो डायमंड इज द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, तो कार्बन का एटम है। तो इन डायमंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कार्बन एटम, और वो कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हेल्ड है, बराबर है। और हर एक कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। तो डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल, दैट इज नेटवर्क क्रिस्टल, दैट इज जायंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, कार्बन एटम्स, and these carbon atoms are present in sp3 hybridized state, and each sp3 hybridized carbon atom is again attached to 4 other carbon atoms which are located at the 4 corners of regular tetrahedron। तो ये जो बाकी के 4 कार्बन एटम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, एट द 4 corners of regular tetrahedron। तो इन डायमंड each and every carbon atom is attached to 4 adjacent sp3 hybridized carbon atom which are located at the corners of regular tetrahedron। तो जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम दिखाई है डायमंड का स्ट्रक्चर, अब ये एटम एक दूसरे को हम लिंकअप करते जाएंगे, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बस ऐसा स्ट्रक्चर दिखाना, मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इतना भी दिखाएंगे तो चलेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो। तो हर एक कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बराबर है। इस तरह का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएंगे तो ये क्या कहा जाएगा, इसे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कहा जाएगा, बराबर है। अब देखिए आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। अब डायमंड में कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और कौन से ओवरलैप से तैयार हुआ ये भी आपको पता है, sp3 ऑफ वन कार्बन एटम एंड sp3 ऑफ अनदर कार्बन एटम। इसके एक्सेल ओवरलैप की वजह से क्या तैयार हो चुका है बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तैयार हुआ है।
दोनों एटम कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0 है, इसलिए बॉन्ड एग्जैक्टली नॉन पोलर है और इस नॉन पोलर नेचर की वजह से ये कह रहे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो इन अ डायमंड carbon carbon single bonds are formed by axial overlapping of sp3 hybridized orbital of the both carbon atom. As this carbon carbon bond is exactly non-polar, it is much more stronger और इसी की वजह से डायमंड जो है it is the most hardest known thing on the earth. तो डायमंड इतना हार्डेस्ट थिंग आज तक हमें दूसरा कोई मालूम नहीं हुआ, इसलिए हम डायमंड को क्या बोलते हैं, द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3930 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। अब किताब में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो डायमंड दिया वो गलत दिया है, 3550 दिया हुआ है, ये गलत है। आपको कौन सा याद रखना है, 3930 डिग्री सेल्सियस। तो किताब में गलत मेल्टिंग पॉइंट दिया है कार्बन डायमंड का, तो आपको वो करेक्ट करना है। क्या है करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू, 3930 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी वेरी हाई एंड इज 3930 डिग्री सेल्सियस। डायमंड इज अ मोस्ट हार्डेस्ट थिंग नोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा हम बोल सकते हैं। यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन डायमंड क्या होगी, तो डायमंड जब पैक होता है तो उसकी भी यूनिट सेल होती है। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बिलीव टू बी मेड अप ऑफ यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल जो है वो एफसीसी टाइप की है, तो कार्बन की यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक इन शेप होगी, बराबर है, और उसका टाइप कौन सा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो फिलहाल आपको सिर्फ एफसीसी नाम याद रखना है, बाकी आगे जाकर हमें पता चल ही जाएगा व्हाट इज मीन बाय एफसीसी वगैरह, बराबर है। तो डायमंड की यूनिट सेल जो होती है वो कौन से टाइप की होती है, क्यूबिक टाइप की होती है। उससे भी आगे जाकर हम क्या बोलेंगे, वो होती है एफसीसी टाइप की। तो डायमंड पैक्स इन एफसीसी पैटर्न, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन यूनिट सेल, बराबर है। तो ये डायमंड के बारे में बोल सकते हैं हम। तो डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। Diamond consists of carbon only, it is allotrope of carbon. Each carbon atom in diamond is present in sp3 hybridization state. Each carbon atom is linked to adjacent 4 carbon atoms present at the corners of regular tetrahedron by means of carbon carbon single bond, which is perfectly non-polar, and therefore CC bond is very very strong. And due to this, diamond is the most hardest thing known to us, बराबर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, और कितना है, 3930 डिग्री सेल्सियस। किताब में गलती से 3550 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब डायमंड में देखो, कार्बन की जो सेल्फ बॉन्डिंग की कैपेसिटी है, कैटेनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से कार्बन हजारों एटम के साथ लिंकअप हो सकता है, और हजारों एटम के साथ वो क्या कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसलिए जो डायमंड का स्ट्रक्चर होगा वो नेटवर्क जैसे लगेगा, जायंट लगेगा, इसलिए हम डायमंड को क्या बोलेंगे, नेटवर्क सॉलिड या फिर जायंट सॉलिड, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का। वैसे ही ग्राफाइट भी क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का ही है। लेकिन ग्राफाइट का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डायमंड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट है। तो ग्राफाइट इज अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है बच्चों। तो ग्राफाइट इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बराबर है। ऑल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो अनलाइक टू डायमंड, इन ग्राफाइट ईच एंड एवरी कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब sp2 मतलब उसके पास क्या है, 3 हाफ फील्ड sp2 ऑर्बिटल है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड क्या है, pz ऑर्बिटल है। एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। तो हर एक कार्बन एटम एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या करेगा, 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इसकी वजह से हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, बराबर है। और हर एक कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो लैटरली ओवरलैप होकर क्या तैयार करेंगे, वो पाई बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली क्या रहेंगे, डिलोकलाइज रहेंगे। मतलब ग्राफाइट में जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट सिमिलर टू किसके साथ है, बेंजीन के जैसा है। तो ग्राफाइट इज allotropic form of carbon. Graphite is the example of covalent crystalline solid. Graphite is made up of carbon atoms only which are present in sp2 hybridized state. Each sp2 hybridized orbital of carbon is axially overlap with adjacent 3 sp2 hybridized carbon atom to form carbon-carbon single bond, and each carbon atom possesses unhybridized 2pz orbital with 1 unpaired electron. These unhybridized 2pz orbital can overlap laterally and form pi bond, बराबर है। और ये पाई बॉन्ड जो है बहुत ही नजदीक है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज होते हैं, जैसे कि बेंजीन में होता है। इसलिए
तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज मीन्स दे आर एबल टू मूव, और इसलिए ग्राफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्री डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। तो इस तरह से हम ग्राफाइट के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो each carbon atom is covalently bonded to other 3 sp2 hybridized carbon atom forming bond, and the fourth electron in 2p-z orbital of each carbon atom is used in the formation of pi bond, जो delocalize होते हैं। The result in the formation of hexagonal ring in 2 dimensions. In graphite क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स तैयार होती है और हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है। मतलब अगर हम इमेजिन करेंगे तो हमें कार्बन ग्राफाइट में हेक्सागोनल रिंग के एक चद्दर दिखाई देगी। इस लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसा ग्राफाइट में अरेंजमेंट होता है। इसलिए ग्राफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल कार्बन नेटवर्क। तो हेक्सागोनल कार्बन की लेयर्स के ऊपर लेयर्स ऐसे हम रखते जाएंगे तो क्या बनता है, ग्राफाइट बनता है, बराबर। और इन ग्राफाइट लेयर्स में क्या होगा देखिए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो एक लेयर ये है, ये दूसरी लेयर है, और एक है तीसरी लेयर है। तो ये लेयर्स के ऊपर लेयर एक दूसरे पर रखी गई है। तो ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर और ये नीचे वाली लेयर। अब इंटर लेयर डिस्टेंस जो है, इसको हम इंटर लेयर डिस्टेंस कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे। ये लाइंस अलग अलग लेंथ की दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी लेंथ एक जैसी है। लेयर्स के ऊपर है, कोई भी 2 कार्बन एटम ले लो, एक नीचे वाले लेयर का और एक ऊपर वाले लेयर का। कोई भी 2 एटम के बीच में सिर्फ वो अलग अलग लेयर में होने चाहिए, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इंटर लेयर डिस्टेंस है, और ये कितने का है, 340 पिकोमीटर, काफी ज्यादा है। क्यों भाई, कार्बन एटम तो बहुत छोटे हैं, 2 कार्बन एटम के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, बहुत कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस 340 पिकोमीटर है, काफी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये लेयर के ऊपर क्या है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अबव एंड बिलो द हेक्सागोनल रिंग। इसलिए 2 लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, सैंडविच हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले लेयर की दूसरे लेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगी, रिपेल करेगी। इसलिए 2 लेयर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सैंडविच हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक लेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे लेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगी, स्ट्रांगली रिपेल करेगी, और रिपेल करने की वजह से इंटर लेयर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये जो लेयर्स है, एक के ऊपर एक क्या है, फ्लोट हो रही है, ऐसा हम बोलेंगे, लेविगेट हो रही है, ऐसा हम बोलेंगे। और वही एक ही लेयर के अंदर इंट्रा लेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड देखेंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 141.5 पिकोमीटर है। तो इन वन लेयर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ कितनी है, 141.5 पिकोमीटर। तो इंटर लेयर डिस्टेंस भी लगभग इतना ही होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है, बहुत ज्यादा है। और इसके लिए रीजन क्या है, द रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑफ दिस हेक्सागोनल रिंग्स। इसलिए ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए लेयर एक के ऊपर एक लेविगेट होती है, ऐसा हम बोलेंगे। तो जब हम शेयरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो लेयर्स है एक दूसरे पर क्या होती है, इजीली स्लाइड होती है, और इसी की वजह से हम ग्राफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज करते हैं, एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज करते हैं। जब हम ग्राफाइट पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इन लेयर को हम करीब ला सकते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये थोड़े बहुत दब जाएंगे, मतलब ये क्या है, सॉफ्ट भी है। तो ग्राफाइट इज सॉफ्ट, डायमंड क्या था, हार्ड है। दोनों कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन देखो पैकिंग बदल गया, अरेंजमेंट बदल गई, तो प्रॉपर्टीज भी बदल गई। इट इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटर लेयर डिस्टेंस, जो कि कितना है, 340 पिकोमीटर का। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा, इन ग्राफाइट इंटर लेयर डिस्टेंस इज, तो आपको याद आना चाहिए 340 पिकोमीटर। इन ग्राफाइट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने का है, तो 141.5 पिकोमीटर का है। तो ये हमें पूछा जाएगा, बराबर है। ग्राफाइट में स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, लेयर स्ट्रक्चर है, मतलब हेक्सागोनल रिंग्स एक के ऊपर एक ऐसी प्रेजेंट है, और 2 हेक्सागोनल रिंग के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर लेयर डिस्टेंस ज्यादा है, और 2 लेयर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जो इनको क्या करते हैं, सॉफ्टनेस इंपार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लेयर ये भी हो गया हमारा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 141.5 पिकोमीटर है। अब यहाँ पे ग्राफाइट में इवेंट ऑफ पैकिंग ऐसा है कि 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने में व्यस्त है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन फ्री है वो पाई बॉन्ड का फॉर्म करने के लिए, और वो सारे पाई बॉन्ड क्या है, डिलोकलाइज है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्राफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी दिखाता है।
Since the layers of carbon atom in graphite can slide over the one another, it is used as a lubricant. तो हम इसे lubricant के लिए भी यूज करते हैं। ये सॉफ्ट है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए। तो टाइपराइटर्स की जो रिबन होती है, प्रिंटर्स की जो रिबन होती है, वो किससे बनी होती है? ग्राफाइट से बनी होती है। मतलब उस पर ग्राफाइट का पाउडर हम क्या करते हैं? डस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से वो एज अ इंक यूज कर पाते हैं हम। तो ये है ग्राफाइट के बारे में। तो ग्राफाइट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आएगी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राफाइट, 2 मार्क के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायमंड, तो ये भी एक शॉर्ट नोट आ सकती है। तीसरा जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है, तो वाई ग्राफाइट इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, ये भी हम रीजन बता सकते हुआ है हमारा। अब तीसरा जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो क्या है बच्चों? फुलेरिन्स है। फुलेरिन ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसको 1985 में डिस्कवर किया गया था बकमिंस्टर फुलेरिन ने। जब उसने ग्राफाइट रॉड को नजदीक लाया, तो जब उसने 2 ग्राफाइट रॉड लिए, एक को बना दिया कैथोड और एक को बना दिया एनोड, और दोनों के बीच में वेरी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। वेरी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, उनको टच नहीं किया। 2 ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड लिए और उनको बहुत ही नजदीक ला दिया। उनके बीच में बहुत ही माइन्यूट सा गैप रखा, डायरेक्ट टच नहीं किया उसने, थोड़ा सा गैप रख दिया, बहुत ही हेयर लाइक गैप रख दिया वहां पे, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से इस रॉड के ऊपर क्या हो गए? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जंप मारने लगे। यहाँ पे क्या तैयार हुआ? इलेक्ट्रिकल आर्क। इलेक्ट्रिकल आर्क तैयार हुआ, और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे फिर कार्बन जलने लगा। तो कार्बन जब जला तो उसका जो काला धुआं निकला, उस काले धुएं में हमें क्या मिला? फुलेरिन्स मिला। तो फुलेरिन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ग्राफाइट, ब्लैक सूट ऑफ द ग्राफाइट कंसिस्ट ऑफ फुलेरिन, और बाय इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं? फुलेरिन्स तैयार कर सकते हैं। तो फुलेरिन इज अ रिसेंट न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज डिस्कवर्ड इन 1995 by Buckminster Fullerene. Fullerenes are carbon cluster compound. क्लस्टर मतलब गुच्छा जैसे बोलते हैं। तो कार्बन का गुच्छा है एक, ऐसा हम बोलेंगे। गुलदस्ता जैसे फूल का होता है वैसे कार्बन का गुलदस्ता है, इसलिए इसे क्लस्टर कंपाउंड बोला जाता है। इसमें कार्बन एटम का क्लस्टर होता है, 32 कार्बन से बना हुआ, 50 कार्बन से बना हुआ, 60 कार्बन से, 70 कार्बन से, 76 एंड 84। तो फुलेरिन्स आर द क्लस्टर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और उसके जनरल फार्मूला क्या है? C30 है, C50 है, सॉरी C32, C50, C60, C70, C76 and C84. Fullerenes are obtained by irradiating carbon to a very high power laser beam. तो अगर हम ग्राफाइट रॉड पर पावरफुल लेजर बीम छोड़ देंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो पावरफुल लेजर बीम की वजह से ग्राफाइट जलने लगेगा। अब यहाँ पे फुलेरिन्स के ढेर सारे एग्जाम्पल है। C32 है, C50 है, C60 है, C70 है, C76 है, C84 है, लेकिन इसमें से हमें स्ट्रक्चर जो डिटेल में स्टडी करना है वो कौन सा है? C60। इसे हम बकी बॉल भी बोला जाता है। तो बकमिंस्टर फुलेरिन ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए उसके ऑनर में इसे बकी बॉल बोला जाता है। और बकी बॉल यानी कार्बन C60, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने सॉकर बॉल जैसा है, मतलब फुटबॉल जिसे हम बोलते हैं वैसा है। तो उसके बारे में भी हम सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखिए, तो C60 फुलेरिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलेरिन, या फिर इसे क्या बोला जाता है? बकी बॉल भी बोला जाता है, इन द ऑनर ऑफ बकमिंस्टर फुलेरिन। इट इज हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है, और सारे के सारे कार्बन एटम किस में प्रेजेंट है? sp2 में। तो फुलेरिन में भी ईच एंड एवरी कार्बन एटम कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट है? sp2 कार्बन में, और sp2 कार्बन से बना हुआ ये क्या है? एक हॉलो स्फीयर है, और इसका स्ट्रक्चर हमारे सॉकर बॉल जैसे, मतलब फुटबॉल जैसे दिखाई देता है। On this sphere 60 sp2 hybridized carbon atoms are placed equidistant joined by covalent bonds. तो 60 कार्बन एटम से ये स्फीयर बना है, बराबर है, और 60 के 60 कार्बन एटम एक दूसरे से क्या है? इक्विडिस्टेंट है। Fullerene consists of fused system of 5 member ring and 6 member carbon rings. तो फुलेरिन जो बकी बॉल है उसमें 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग्स होती है, और वो रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है। तो कार्बन 60 में 5 मेंबर रिंग्स होती है 12, एंड हेक्सागोनल रिंग होती है 20। तो 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, एंड 20 क्या होती है? हेक्सागोनल रिंग होती है। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा, इन बकी बॉल पेंटागोनल रिंग्स are
एंड हेक्सागोनल रिंग्स आर, तो आपको पेंटागोनल रिंग्स कितनी बतानी है 12 एंड हेक्सागोनल रिंग्स कितनी बतानी है 20। अगर आपके पास फुटबॉल है उसमें व्हाइट एंड ब्लैक कलर के क्या है रिंग्स है, ब्लैक कलर की रिंग जो होती है वो पेंटागोनल होती है एंड व्हाइट कलर की जो रिंग होती है वो क्या होती है हेक्सागोनल। आप वहां पे देखेंगे कि ब्लैक रिंग जो है वो 12 है एंड व्हाइट रिंग जो है वो कितनी है 20 है। अगर वो स्टैंडर्ड फुटबॉल है तो बराबर, स्टैंडर्ड फुटबॉल है तो उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की 12 पेंटागोनल रिंग दिखाई देंगी और 20 व्हाइट कलर की हेक्सागोनल रिंग दिखाई देंगी। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। फुलरिन्स कैन बी रिड्यूस इलेक्ट्रोकेमिकली टू K35C60, तो K35C60 इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फुलरिन्स कैन बी इजीली रिड्यूस with alkali metals forming solids like K35C60। और ये जो सॉलिड है इनको हम क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टर बोलते हैं। हमें बताया गया कि जब हम मेटल को कूल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और इसलिए उसका कंडक्टेंस भी कम होते जाता है। तो एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, मतलब 3 केल्विन 4 केल्विन 5 केल्विन 18 केल्विन ऐसे टेम्परेचर पर, मतलब -250 डिग्री सेल्सियस, -260 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर की बात करेंगे तो मेटल अच्छे से कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एट दिस लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम रहेगी, वो स्पीड से मूव नहीं हो पाएंगे तो कंडक्ट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे लो टेम्परेचर पे भी जो अच्छे से कंडक्ट करता है उन्हें क्या बोला जाता है सुपर कंडक्टर्स। और एक K35C60 जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ फुलरिन है वो सुपर कंडक्टर का काम करता है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल एट 18 केल्विन टेम्परेचर। तो 18 केल्विन टेम्परेचर पे भी ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसलिए इसे क्या बोला जाता है सुपर कंडक्टर बोला जाता है। तो हम फुलरिन्स को एज अ सुपर कंडक्टर यूज करते हैं। फुलरिन और ग्राफाइट से हम ट्यूब्स बनाते हैं जिन्हें हम बहुत फेमस नाम से जानते हैं नैनो ट्यूब, नैनो टेक्नोलॉजी उसी से तैयार हुई है। तो ट्यूब्स मेड अप ऑफ फुलरिन्स एंड ग्राफाइट्स which are called as nanotubes are used as electrical conductors, molecular sensors and semiconductors। तो इनको हम सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, मॉलिकुलर सेंसर के तौर पे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट नोट अबाउट द कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड, जायंट सॉलिड बोलते हैं क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर होते हैं और नॉन मेटल की जैसे कार्बन है, सल्फर है, इनकी कैटेनेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सेल्फ बॉन्डिंग की ताकत ज़्यादा होने की वजह से ये ह्यूज स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें जायंट सॉलिड भी बोला जाता है। फुलरिन में ईच एंड एवरी कार्बन एटम कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है sp2 लाइक टू ग्राफाइट। ग्राफाइट और फ्लोरीन को कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं नैनो ट्यूब बना सकते हैं। C60 बकी बॉल के नाम से जाना जाता है, उस पर हमेशा रिंग की संख्या पूछी जाती है। पेंटागोनल रिंग कितनी होती है 12 एंड हेक्सागोनल रिंग कितनी होती है 20। इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर टू फुटबॉल है जिसे सॉकर बॉल भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमें उनको कैटेगराइज करना है, तो हमें कैटेगराइज करते आना चाहिए। प्लास्टिक ये जो है कौन सा एग्जाम्पल है, तो प्लास्टिक जो है बच्चों ये कैसे किया जाता है, मोल्टन प्लास्टिक को सडनली कूल किया जाता है और जब भी हम किसी मैटर को सडनली कूल करते हैं तो क्या बन जाता है अमॉर्फस बन जाता है। तो प्लास्टिक जो है वो क्या है अमॉर्फस सॉलिड है। तो P4 मॉलिक्यूल क्या है कोवैलेंट सॉलिड है। एसेट मॉलिक्यूल भी क्या है कोवैलेंट सॉलिड है। आयोडीन मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो आयोडीन की कैटेनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही आयोडीन को अटैच कर सकता है। आयोडीन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तैयार करेगा और I2 के बीच में क्या होगा वेरी वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए I2 ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। टेट्रा फॉस्फरस डेकॉक्साइड P4O10 ये ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए किसका एग्जांपल है कोवैलेंट सॉलिड का। अमोनियम फॉस्फेट नाम ही बताता है कि ये आयोनिक सॉलिड है। ब्रास अलॉय है मतलब ये मेटालिक सॉलिड होगा। रुबिडियम मेटल है मेटालिक सॉलिड है। ग्राफाइट डायमंड ये क्या है कोवैलेंट सॉलिड है। NaCl आयोनिक सॉलिड है। सिलिकॉन ये कोवैलेंट सॉलिड है। सिलिकॉन की भी कैटेनेशन की टेंडेंसी कार्बन के जैसी ही है, इसलिए वो भी डायमंड जैसे हार्ड स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो सिलिकॉन क्या है कोवैलेंट सॉलिड है। तो ये एग्जाम्पल हमें मालूम चाहिए। उसके बाद हमें और कुछ सॉलिड दिए हुए CF2 नाम से पता चलता है कि आयोनिक सॉलिड है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड बराबर है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही हाई टेम्परेचर को सह सकता है, तो ये कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो CF2 आयोनिक सॉलिड है। SiC आयोनिक सॉलिड बोला गया है, यहाँ पे गलत हो गया। SiC क्या होना चाहिए कोवैलेंट सॉलिड होना चाहिए। SiC क्या होना चाहिए कोवैलेंट सॉलिड होना चाहिए।
आइस जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो यहाँ पे गलती से आयोनिक सॉलिड प्रिंट हुआ है, वो क्या है, कोवालेंट सॉलिड है। SO2 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड देखा है हमने इसका एग्जांपल। CaCO3 आयोनिक सॉलिड है, ZnSb क्या है, आयोनिक सॉलिड है। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ एग्जांपल देखे और ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ये कभी कभार पूछे जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में, और इस पर सवाल भी बहुत कम तैयार होते हैं, इसलिए टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ना और छोड़ देना। अब यहाँ से हमारा यूनिट सेल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमें सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से देखने हैं। यहाँ से मैं आपको, हो सकता है कि मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, आपको कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होगा। तो जैसे बच्चों का कहना रहता है कि भाई हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ या फिर हमें मतलब वीडियो कुछ दिखाओ, तो मैं कुछ वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ आऊँगा, इसमें कुछ वीडियो का कुछ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे किसे, यूनिट सेल को। आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं।